Hello students, myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। आज हम महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट 3 का पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस इस टॉपिक पर बात करेंगे। बच्चों, यूनिट 1 में हमने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरह से मेटल लिगेंड बॉन्ड बनता है, क्या थ्योरीज़ हैं, किस तरह से हम उस थ्योरी के आधार पर प्रॉपर्टीज़ को, कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस बारे में डिस्कस किया था। आज हम उन बनने वाले कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से, एक परिचय ले लेते हैं कि हमारा टॉपिक किस किस मुद्दे को, किस किस बिंदु को टच करेगा। द इंटरेक्शन बिटवीन अ हाइड्रेटेड मेटल आयन एंड लिगेंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कैन बी रिगार्डेड एज लुईस एसिड बेस रिएक्शन। एक जलयोजित धातु आयन और लिगेंड के बीच जब इंटरेक्शन होता है तो एक सिंपल लुईस एसिड बेस रिएक्शन होती है। एंड वी टॉक of the stability of a complex, we mean the tendency of the metal ion and the ligand to form a complex. जब हम किसी संकुल की स्थायित्व की बात करते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि मेटल आयन और लिगेंड के बीच इंटरेक्शन या अंतरक्रिया की क्या प्रवृत्ति है, and also take into consideration the tendency of the complex formed to dissociate into metal ion and ligand. साथ ही हम इस बात को भी कंसिडर करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स बना है वो पुनः वापस अपने मेटल आयन और लिगेंड में किस तरह से वियोजित होगा। Thus, the stability of the complex will be given by the relative tendencies of the two process. अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी संकुल का स्थायित्व एक तरह से दो प्रक्रियाओं की प्रवृत्ति को एक्सप्लेन करता है जो कि एक दूसरे के सापेक्ष होती हैं। पहली क्या है? एसोसिएशन ऑफ द मेटल आयन एंड लिगेंड टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, और दूसरी है डिसोसिएशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टू गिव बैक मेटल आयन एंड लिगेंड। ये जो दो प्रवृत्तियां हैं उसमें पहली है संयोजन की या एसोसिएशन की, जिसमें एक मेटल आयन और लिगेंड एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और दूसरी प्रवृत्ति है डिसोसिएशन या वियोजन की, जिसमें बनने वाला कॉम्प्लेक्स वापस से मेटल आयन और लिगेंड को देता है या उसमें टूट जाता है। सो इफ़ अ कंपाउंड इज स्टेबल वी कैन से दैट इट कैन बी स्टोर्ड ऑलमोस्ट अनचेंज्ड फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड। साधारण भाषा में कहें तो हमारे लिए वही कंपाउंड स्टेबल होता है जिसे बहुत लंबे समय तक यदि हम स्टोर करके रखें तो उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन ना आए। वी रिसॉर्ट टू थर्मोडायनामिक टू एक्सेस द स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। ऊष्मा गति के रूप से हम एक कॉम्प्लेक्स या एक संकुल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। हाउएवर, वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स इट्स टेल अस whether a reaction will take place or not, but it does not tell the rate of reaction. ऊष्मा गतिकीय रूप से इस बात को समझाने की एक बहुत बड़ी सीमा है हमारे पास, और वो क्या है कि थर्मोडायनामिकली हम ये तो बता सकते हैं कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, बट इट डज़ नॉट टेल द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि अभिक्रिया की गति क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ रिएक्शन विच इज़ थर्मोडायनामिकली पॉसिबल बट इट इज़ वेरी स्लो। उदाहरण के लिए हम एक ऐसी अभिक्रिया की बात करते हैं जो ऊष्मा गति के रूप से संभव है लेकिन बहुत धीमी अभिक्रिया है। देन वी शैल से दैट द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। तो यदि वो ऊष्मा गति के रूप से स्थायी होने के बाद भी बहुत धीमी है तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो अभिक्रिया शायद ना हो। सो अ रिएक्शन में बी थर्मोडायनामिकली फिजिबल बट काइनेटिकली नॉट। अर्थात वो अभिक्रिया ऊष्मा गतिकीय रूप से तो संभव है लेकिन गतिकीय रूप से उसका होना संभव नहीं होता। सिमिलरली अ कॉम्प्लेक्स में बी थर्मोडायनामिकली स्टेबल
बट काइनेटिकली नॉट। तो इस बात को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिस तरह अभिक्रिया थर्मोडायनामिकली या ऊष्मागतिकीय रूप से होने के बावजूद गतिकीय रूप से नहीं हो सकती, उसी प्रकार एक कॉम्प्लेक्स या एक संकुल भी थर्मोडायनामिकली स्टेबल हो सकता है, यानी कि ऊष्मागतिकीय रूप से स्थायी हो सकता है, लेकिन गतिकीय रूप से नहीं होगा। अब हम इसकी स्टेबिलिटी को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगली हेडिंग में हम इसे देखेंगे। द टर्म स्टेबल और अनस्टेबल are thermodynamic terms which refers to the tendency of species to exist or not। बहुत साधारण से शब्दों में अगर हम कहें तो कोई भी कॉम्प्लेक्स स्थायी होगा या अस्थायी होगा इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकीय रूप में, तो हम ये कह सकते हैं कि वो स्पीसीज होगी या नहीं होगी, इस बात से समझाई जा सकती है। Now we can define the thermodynamic stability of a complex as the measure of the extent of formation of a complex at equilibrium। हम इस लाइन को बहुत ध्यान से दोबारा पढ़ेंगे कि थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी अर्थात ऊष्मागतिकीय स्थायित्व यदि किसी संकुल का हमें परिभाषित करना हो तो हम क्या आधार मानते हैं कि उस कॉम्प्लेक्स को इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था किस लेवल पे आके आएगी वो उसका निर्धारण करती है। इफ़ द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड वुड बी थर्मोडायनामिकली स्टेबल। कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जब मेटल आयन और लिगेंड के बीच इंटरेक्शन होता है। तो यदि इंटरेक्शन मेटल आयन यानी कि धातु आयन और लिगेंड के बीच प्रबल है तो ये कहा जा सकता है कि बनने वाला कॉम्प्लेक्स ऊष्मागतिकीय रूप से स्थायी होगा। देयरफॉर द थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी में बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। अर्थात किसी संकुल के निर्माण में उसके साम्यावस्था स्थिरांक की सहायता से हम बनने वाले संकुल की ऊष्मागतिकीय स्थायित्व को मेज़र कर सकते हैं या उसमें उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। एक रिएक्शन जो हमने यहाँ पर लिखी है सिंपली कॉपर आयन है जो कि 4 NH3 के साथ, यहाँ NH3 क्या है? लिगेंड्स हैं, 4 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ks हमने जिसे रिप्रेजेंट किया है इज गिवन बाय द इक्वेशन मीन्स प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब इस रिएक्शन में लार्जर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Ks का गणितीय मान जितना ज़्यादा होगा इट इज़ मोर थर्मोडायनामिकली स्टेबल विल बी द कॉम्प्लेक्स। बनने वाला संकुल ऊष्मागतिकीय रूप से उतना ही अधिक स्थायी होगा। सिमिलर एक्सप्रेशन कैन बी रिटन फॉर अदर कॉम्प्लेक्सेस। इसी तरह के हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस के लिए उनके साम्यावस्था स्थिरांक में एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं एंड ऑल्सो वी कैन कंपेयर द स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स फॉर वेरियस कॉम्प्लेक्सेस अंडर सिमिलर कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ Ks। और हम हर बनने वाले कॉम्प्लेक्स का साम्यावस्था स्थिरांक तुलना करके ये बता सकते हैं कि कौन सा संकुल, कौन सा कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनामिकली किस से कितना ज़्यादा स्थायी या स्टेबल होगा। अब अगर हम ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वहाँ Ks का मान होता है 4.5 × 10⁻21 जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ऊपर जो हमने बात की कॉम्प्लेक्स बनने की, वो कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनामिकली काफ़ी स्थायी होता है, स्टेबल होता है। अब हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण लेकर समझेंगे। वी कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स MLN by the combination of the metal M with the ligand L and n small n is the coordination number। एक रिएक्शन हमने लिखी है जहाँ कैपिटल M मेटल आयन को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल L लिगेंड को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल n उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या उसकी समन्वय संख्या है। तो जो पहली रिएक्शन है M + NL = MLN।
अब ये रिएक्शन एक पद में तो पूरी होगी नहीं, तो ये बहुत सारे स्टेप्स में या बहुत सारे पदों में पूरी होती है। हम उन पदों को अलग अलग लिखकर उनके सबके साम्यावस्था स्थिरांक किस तरह से लिखे जा सकते हैं उनकी बात करते हैं। पहला जो स्टेप है हमारे पास, जहाँ m प्लस एल इक्वल्स टू एम एल, यानी कि एक मेटल आयन एक लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करके जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो है एम एल, एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय K1, क्योंकि ये पहला पद है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी कि ml अपॉन m इंटू एल. Now add another molecule to ligand, another molecule of ligand L to Ml. अब हम इस Ml में एक और ligand ऐड करते हैं तो हमारे पास रिएक्शन आती है Ml प्लस L इक्वल्स टू Ml टू ligand यहाँ 2 हो गए. Now the equilibrium constant for this step K2 equals to product upon reactant means Ml2 upon Ml into L. Similarly, अगर हम एक और लिगेंड ऐड करें तो Ml2 में एक और लिगेंड ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, Ml3, यानी कि नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी Ml2 प्लस L इक्वल्स टू Ml3, एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन K3 क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट मीन्स Ml3 ओवर Ml2 इंटू L. अब अगर हमें nth लिगेंड के लिए ये रिएक्शन लिखनी है, क्योंकि n उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो हमारे पास जो फाइनल रिएक्शन इसकी आती है वो किस रूप में आएगी, MLN-1 प्लस L, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा MLN, और उसके लिए उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kn से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दिस इक्वल्स टू MLN ओवर MLN-1 इंटू L. Now there will be n such equilibrium with where n represents the coordination number of the metal ion for the ligand L. अब यहाँ बहुत सारे हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आए हैं जहाँ n उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमें प्राप्त होते हैं. यहाँ हमने चूँकि 3 स्टेप में लिखी है तो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं K1, K2, K3 और nth रिएक्शन के लिए Kn, एंड दीज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये साम्यावस्था स्थिरांक आर नोन एज स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और इन सभी स्थिरांकों को पदवार स्थायी स्थिरांक कहते हैं. इट मे बी रियलाइज्ड दैट द स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट विल गो ऑन डिक्रीजिंग. अब यहाँ ये देखा गया है कि जैसे जैसे हम इन पदवार स्थायित्व स्थिरांक की वैल्यू देखते हैं वो घटती है, बिकॉज द लिगेंड्स विच आर ऑलरेडी कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल आयन विल रिपेल इनकमिंग लिगेंड्स टुवर्ड्स द मेटल आयन बिकॉज ऑफ कोलम्बिक रिपल्शन. और इसका मुख्य कारण क्या है कि मेटल आयंस के साथ जो लिगेंड्स पहले से ही सहसंयोजन बंध से बंधे हुए हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स आने वाले लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलम्बिक रिपल्शन या कोलम्बिक प्रतिकर्षण लगाते हैं. इसलिए K1 से K2 की, K2 से K3 की एंड अप टू n कोलम्बिक रिपल्शन के कारण स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कम होती चली जाती है. Now we could express overall stability constant also. अब हम अभी तो हमने पदवार स्थायित्व स्थिरांक की बात की थी, अब हम समग्र स्थायित्व स्थिरांक यानी कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात करेंगे. उसे किस तरह से लिखा जाता है वो आप देख लीजिए. द इक्विलिब्रियम रिएक्शन M प्लस NL इक्वल्स टू MLN, ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन है जिसमें एक लिगेंड n लिगेंड्स के साथ जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो है MLN. अब इस रिएक्शन के जो अलग अलग स्टेप्स होंगे वो किस तरह से लिखे जाएंगे, M प्लस L इज इक्वल टू ML, यानी कि एक मेटल आयन एक लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट करके ML कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसका ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट या समग्र स्थायित्व स्थिरांक बीटा 1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ML अपॉन
m इंटू एल से लिखा जाएगा। अब यहाँ जो थोड़ा सा अंतर है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और हमारा अभी का टॉपिक ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट में, वो ये कि वहाँ हमने m के साथ l ऐड किया था प्रोडक्ट में, यहाँ हम मेटल आयन के साथ लिगेंड्स को ऐड कर रहे हैं, लिगेंड्स का नंबर बढ़ाकर, यानी कि जो सेकेंड स्टेप हमारे पास आएगा वो आएगा m प्लस 2l, नॉट ml प्लस l। तो प्रोडक्ट क्या होगा ml2, और उसके लिए उसका ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा बीटा 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी कि ml2 डिवाइडेड बाय m इंटू l2 या 2l। इसी तरह से बीटा 3 के लिए हमारे पास रिएक्शन है m प्लस 3l, यानी कि 3 लिगेंड, तो प्रोडक्ट बनेगा ml3 एंड द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इक्वल्स टू बीटा 3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट मीन्स ml3 ओवर m इंटू 3l या l3। नाउ वी कॉल बीटा n एज nth ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जैसे हमने kn निकाला था, यहाँ भी हम बीटा n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि nth ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट या n समग्र स्थायित्व स्थिरांक होगा। K's and बीटास डिस्क्राइब द सेम केमिकल सिस्टम, दोनों एक ही तरह के रासायनिक तंत्र को एक्सप्लेन करते हैं एंड दे मस्ट बी रिलेटेड टू ईच अदर, और ये आपस में एक दूसरे से संबंधित भी हैं। किस तरह से द रिलेशनशिप बिटवीन देम कैन बी अंडरस्टूड एज, जिसे हम समझने के लिए इन स्टेप्स की बात करेंगे। हम बीटा 3 को एक बार दोबारा लिखते हैं, बीटा 3 इक्वल्स टू ml3 अपॉन m इंटू l3। नाउ मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ml इंटू ml2। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं ml2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, यानी कि ऊपर की वैल्यू को भी और नीचे की वैल्यू को भी जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं और रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास जो रिएक्शन आती है वो रिएक्शन इस रूप में आती है। बीटा 3 इज इक्वल टू ml3, इसका न्यूमरेटर है, इट इज़ मल्टीप्लाई बाय ml2, एंड डिनोमिनेटर जो m इंटू l3 है इट इज़ ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय ml2। तो जब हम इसे रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास बीटा 3 की वैल्यू जो आती है, इवन बीटा n कहेंगे हम उसको, ml ओवर m इंटू l मल्टीप्लाई बाय ml2 ओवर ml इंटू l मल्टीप्लाई बाय ml3 ओवर ml2 इंटू l। अब इन वैल्यूज़ को अगर आप अपने स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के साथ कंपेयर करें तो हम ये देखते हैं कि ml ओवर m इंटू l इक्वल्स टू किसके बराबर था, k1 के बराबर। सो k1 इंटू ml2 अपॉन ml इंटू l किसके बराबर था, k2 के। इस तरह से ml3 अपॉन ml2 इंटू l किसके बराबर था, k3। तो ये k1, k2 और k3 ये वैल्यूज़ हमें मिलती हैं जो kn तक जाती हैं, और ये किसके बराबर हो जाती है, बीटा n के बराबर। दस बीटा 1 इक्वल्स टू k1, यानी कि बीटा 1 किसके बराबर हो सकता है, k1 के। बीटा 2 k1 इंटू k2 हो जाएगा, बीटा 3 k1 इंटू k2 इंटू k3 हो जाएगा, एंड फाइनली बीटा n इक्वल्स टू k1 इंटू k2 इंटू k3 अप टू kn, यानी कि nth ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट हमें मिल जाएगा। अब यदि हम इन दोनों साइड्स का लॉग ले लेते हैं तो हमारे पास जो फाइनल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की रिएक्शन आती है वो किस रूप में आएगी, लॉग बीटा n इज इक्वल्स टू लॉग k1 प्लस लॉग k2 प्लस लॉग k3 अप टू लॉग kn, एंड दस log beta n may be used as the measure of stability of the complex। और यहाँ जो log बीटा है वो किसी भी संकुल के स्टेबिलिटी या उसके स्थायित्व का नाप है या मापन है। तो ये हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट से बनने वाले कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनामिक या ऊष्मा गतिकीय स्थायित्व को समझा सकते हैं। इसके आगे के टॉपिक में नेक्स्ट हेडिंग हमारा रहेगा थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स,
और उसको स्टार्ट करने के लिए हम अपने अगले लेक्चर में जाएंगे। एंड टिल देन, थैंक यू।